हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। वीडियोज़ के ऊपर आप सभी लोग बहुत अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। कहना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। जिस प्रकार आप सपोर्ट कर रहे हो, बिना सब्सक्राइब की मज़ा नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब और अच्छे तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। काफ़ी चीज़ें और हमारे पास संसाधन हो जाएंगे, तो हम और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए काम कर पाएंगे। तो देखो, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस टुडे कि जो आपकी सबसे ज़्यादा थ्योरी लोगों को दिक्कत क्या है मेंस में, यार कि थ्योरी कैसे लिखी जाए। थ्योरी हमको याद नहीं हो रही है, थ्योरी में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का ये क्लास रहता है, तो इसमें हम लोग सेल्फ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, या आपको इसी में भी हम 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको आज बताने वाले हैं कि आप थ्योरी क्वेश्चन को आप कैसे कवर करो। मैंने कैसे लिखी थी थ्योरी क्लास में, मैंने कैसे मेंस की कॉपी में लिखा था, और उसके पहले मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। तो उन चीज़ों को आप लोग देखो, और जो है उन चीज़ों से आप लोग सीखो कि हाँ, किस तरीके से मैंने जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी, बार बार क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद चीज़ों को कैसे मैंने किया था। तो आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आते थे मैंने कैसे रूम पर प्रैक्टिस कर ली थी, और उसके बाद मैंने मेंस में कैसे लिखा था। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो भाई, अब भी कह रहा हूँ भैया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ से, मान लो एक क्वेश्चन आपका आ गया, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। तो मान लो जैसे आपको लिखने के लिए आ गया कि सेल्फ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में कि डायरेक्ट सेल्फ स्ट्रेंथ के बारे में आप कुछ टॉपिक लिखो। मान लो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले देखना, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपसे याद हो पाए या कुछ अगर प्रैक्टिस हो पाए, तो ये जनरल आप ये फिगर बना देना। ये फिगर सेल्फ स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है तो आप ये फिगर बना देना। इसमें दिखा देना कि यहाँ पे सॉइल सैंपल होता है, यहाँ से हमारा फेलियर होता है, यहाँ नीचे हमारा पोरस स्टोन लगा होता है, यहाँ पे शियर फोर्स अप्लाई होता है, लोडिंग प्लेट ऊपर से लगता है, नॉर्मल लोड ऊपर से आता है। ठीक है, ये हल्का फुल्का ऐसे बना करके, ना एकदम एक्यूरेट ऐसे बना बना बस, तो कुछ कुछ ना कुछ खींच देना, डायग्राम कर देना। तो एग्जामिनर के माइंड पे क्लिक करेगा। वो आपको यहाँ पे 2 से 3 नंबर बिना दिए रह ही नहीं सकता। ठीक है, ये नंबर देगा, क्योंकि यार देखो, हमको एग्जामिनर से नंबर लेना है, और नंबर इसी तरीके से लिया जाएगा कि आपको किस तरीके से उसको हमें उत्प्रेरित करना है। जैसे है ना कि आप प्लेटिनम उत्प्रेरक छोड़ देते हो तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, वैसे आपको नंबर वहाँ एग्जामिनर से लेना है। तो आप अगर लो सेल्फ स्ट्रेंथ पे सॉइल पे क्वेश्चन आता है, तो आप प्रैक्टिस करके अपने एक कॉपी बना लीजिए कि उसमें आप लिख दीजिए कि हमको ये फिगर जरूर बनाना है। बार बार उन फिगर को देखोगे तो वहाँ कुछ ना कुछ, मान लो यहाँ पे 6 7 पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, तो मान लो आप 6 7 पॉइंट ना नोट करके वहाँ पे 1 2 3 पॉइंट तो नोट कर लोगे। एटलीस्ट फिगर तो ड्रा कर दोगे ऐसे कि हाँ, ये फिगर होगा। फिर उसका जो क्वेश्चन पूछा, जैसे कि वो पूछता है प्रोसीजर क्या होता है, तो देखो प्रोसीजर मैंने पहले ही अपने भाषा में, जो किताबी भाषा जो है वो ठीक है, पर उसको मैंने कुछ अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की थी। कि मैंने जो प्रैक्टिस की थी पहले उसको अपनी भाषा में लिख लिया था कि मैंने कैसे कैसे लिखना होगा। मैंने लिखा कि इट विल बी ड्रेन कंडीशन टेस्ट। इसमें क्या होता है? ये ड्रेन कंडीशन टेस्ट होता है, मतलब कि पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाता है, इसमें किसी प्रकार का हमारी वेटेज कंट्रोल नहीं होता है। और फिर आगे हमने नहीं लिखी थी, दिस टेस्ट इज गुड फॉर फ्री ड्रेनिंग सॉइल लाइक सैंड ग्रेवल एक्सेट्रा के लिए सुटेबल होता है, फ्री ड्रेनिंग सॉइल के लिए। ठीक है, फिर हमने अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की, दिस टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्ट क्ले सॉइल बिकॉज ड्रेन कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल। तो ये समझ रहे हो ना? मतलब जो किताब की भाषा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, उन्हीं को बार बार पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। पहले हमने लिखा इट विल बी ड्रेन कंडीशन टेस्ट, यह का क्या होता है? ड्रेन कंडीशन टेस्ट होता है, एक लाइन खत्म। दूसरे लाइन में लिख लिया कि दिस टेस्ट इज गुड फॉर फ्री ड्रेनिंग सॉइल लाइक सैंड ग्रेवल एक्सेट्रा। मतलब आप 6 से 7 8 पॉइंट तैयार कर लो। ऐसा नहीं कि आप 10 पूरा 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 पेज तैयार करने की कोशिश करो। आप उसको उसमें से निचोड़ो, जो आपको थ्योरी दी गई है उस थ्योरी में से आप निचोड़ो कि हमको क्या चीज़ें इसमें से एकदम एक्यूरेट पॉइंट लिखनी है। आप मान लो 15 नंबर क्वेश्चन है, आप 7 से 8 लाइन एकदम लिखिए, सटीक लिख के आइए, आपको नंबर मिलेगा। 15 में 15 तो नहीं देगा, लेकिन 6 7 नंबर वो देने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा इन दिस टेस्ट हैविंग लोडिंग रेट हैव लोडिंग रेट हैव लोडिंग प्लेट, सॉरी, हैव लोडिंग प्लेट होती है, इसके ऊपर हम लोग नॉर्मल लोड अप्लाई करते हैं। जहाँ पे लिखो, मैंने लिखा भी नॉर्मल लोड से अप्लाई किया जाता है। सीएल लोड अप्लाई बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स, मैंने देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि सीएल लोड होता है आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स से दिखाया जाता है। ठीक है, और जो मेजरिंग होती है, अब मेजर बाई प्रूविंग रिंग, बस एक एक पॉइंट, एक पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करिए। मेजर्ड प्रूविंग रिंग, प्रूविंग रिंग से हम लोग मेजर करते हैं। नॉर्मल डिफॉर्मेशन एंड से डिफॉर्मेशन बोथ आर मेजर्ड इन डायल गेज। जो आपका यहाँ पे डायल गेज लगा होता है, डायल गेज पे हम लोग जो है
यहाँ पे आपका प्रूविंग गेज और यहाँ पे आपका डायल गेज होता है। डायल गेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो नॉर्मल डिफॉर्मेशन होता है और जो शेयर डिफॉर्मेशन, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बस ये हमारा हो गया प्रोसीजर। 5 से 6 लाइनों हमने प्रोसीजर लिख दिया। फिर हेडिंग हमने डाल दी डिसएडवांटेज, कि इस जो सेलेक्शन ऑफ सॉइल है, जो हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट है, इसका जो फेल्योर है, इसका जो डिसएडवांटेज ऐसा इस क्यों है। तो इसमें एक तो आपको सभी को पता होगा, आपने प्री में क्वेश्चन कर रखा है कि बहुत बार, कि प्लेन ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, मतलब इसमें जो फेलियर प्लेन होता है पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है और ऐसा कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल पे ही हमारा फेल होगा। ठीक है, ये आपका जो है एक डिसएडवांटेज है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, जो हमारी ड्रेनेज कंडीशन होती है उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और पोर वाटर प्रेशर इसलिए हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते हैं। जब भाई पानी उसके अंदर रुकेगा नहीं तो पोर वाटर प्रेशर बनेगा नहीं, तो हम लोग कैसे मेजर कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर और डिसएडवांटेज। यही आपका क्वेश्चन अगर आता है तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन सिंपल आपको बताया है लिख करके कैसे आपको करना होगा। तो आप जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए उसको अपनी भाषा में लिखने की पहले ही कोशिश करिए। सपोज आप मेंस में लिख रहे हो, क्योंकि देखो वहाँ एग्जाम हॉल में होता क्या है कि थ्योरी आप वही लिख पाओगे जो आप प्रैक्टिस किए होगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही कर पाओगे जो आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस रूम पर की होगी वही क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। अदरवाइज आप वहाँ उसको देख के छोड़ दोगे कि यार भाई तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो वही चीज़ है ना कि आप थ्योरी और न्यूमेरिकल इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन सामने दिखे बस आप उनको फोड़ के आओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्योरी को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, चाहे आप हिंदी में मीडियम से लिखते हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से लिखते हो। मैं भी भैया पहले हिंदी मीडियम से लिखता था, फिर बाद में मैंने अपने आप कोशिश की लगातार 1 साल 6 महीने तक, फिर कि मैं इंग्लिश में लिखूँ। जब मैंने फिर इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया, फिर अपनी उस और इंग्लिश में लिखना कैसा है, मैं किताबी भाषा में पूरा नहीं लिखा, मैंने उनको जो है निचोड़ा उसमें से कि हाँ क्या हमारा एक पॉइंट निकल के, जैसे पूरी एक सपोज एक लाइन लिखी होती है उसमें से देखो हमारा एक पॉइंट होता है जिसके बारे में पूरी लाइन लिखी जाती है, वो पॉइंट क्या है, मैंने उस लाइन को पकड़ा। जैसे कि लिखा था नॉर्मल लोड अप्लाई बाय प्रूविंग, तो इसमें पूरी पूरी कथा लिखी थी, लेकिन मैंने निकाल लिया उसमें से कि नॉर्मल लोड जो अप्लाई होता है केवल आपका जो है हैविंग लोडिंग प्लेट होती है उसके ऊपर आपका अप्लाई होता है, सेल लोड हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है। इसमें पूरी कहावत थी, बस उसमें से एक पॉइंट निचोड़ लो और उनको हेडिंग हेडिंग पॉइंट पॉइंट लिख दो। एग्जाम में वही देखना चाहता है आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय होता है और आप जो है अगर पूरा इस तरह लिखने की कोशिश करोगे एग्जाम में पूरा पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद इतना टाइम नहीं होता है। शुरुआत की 4 से 5 कापियाँ 6 7 8 कापियाँ अच्छे से चेक होती हैं, पर उसके बाद जो वो देखने की कोशिश करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि सबके साथ ही मेंटलिटी होती है। तो आप उसको दिखाओ कि हाँ ये तुम देखो, जब वो देखेगा तो तब नंबर देगा। अब आप ऐसे पूरी 1 पेज 1.5 पेज थ्योरी लिख दोगे, उसको नहीं समझ में आएगा कहाँ पे क्या लिखे हो, तो वो नंबर तो देगा, फिर जनरल मार्किंग आपको नंबर देगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखना है। मैंने भी इसी तरीके से एग्जाम में लिखा था और मेरे जो है 2019 के मेंस में मैंने जो है 190 नंबर गेन किया था। आप सभी को पता है 19 का जो मेंस था पूरा थ्योरी बेस्ड था और थ्योरी में नंबर ऐसे आता है, तो मैंने पूरे तरीके से इसी तरह थ्योरी लिख के आज की कोशिश की थी। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना है। एक क्वेश्चन में और दिखा देता हूँ कि और मैंने एक क्वेश्चन कैसे लिखा था, मतलब जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक्जियल टेस्ट है, क्या आपका है ट्रैक्जियल टेस्ट है। पेज गायब हो गया, पेज को फिर से लाते हैं। अब देखो, अब मान लो ट्रैक्जियल टेस्ट आ गया, क्योंकि ये दो थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम में आती हैं, तो अगर कहीं यहीं आ गई तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब ट्रैक्जियल टेस्ट आ गया, सबसे पहले आप हल्का फुल्का डायग्राम बना दो कि यहाँ पे आपकी पोरस प्लेट होती है, रबर मेम्ब्रेन के अंदर सॉइल सैंपल को डाला जाता है, या आपकी पोरस प्लेट होती है, डायल गेज यहाँ लगा होता है और इसके ऊपर लोड आता है, डेविएटर स्ट्रेस हो गया, सिग्मा 3 हो गया, फिर आपका सिग्मा 1, तो यहाँ पे हाँ सिग्मा 1F दिखा दो कि सिग्मा 1F का इस तरह लगता है कन्फाइंड प्रेशर, और आपका डेविएटर स्ट्रेस जो होता है सिग्मा 1F के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया। अब आपने फिगर बना दिया, अब इस फिगर के बेस पे अगर मान लो 15 नंबर क्वेश्चन होगा ना, इतना आपने बना दिया ना, इसके ही आपके 3 से 4 नंबर जुड़ जाएंगे। अगर आपने यही नहीं बनाया ना, आप थ्योरी लिखोगे तो वो 4 से 5 नंबर देगा, पर आपने ये फिगर बना करके ये इतना कर दिया ना, तो अगर मान लो वो 15 नंबर क्वेश्चन है तो 3 नंबर देने से मजबूर हो जाएगा, वो 1 नंबर तो नहीं देगा, 2 या 3 नंबर जरूर देगा, तो 3 नंबर मिल गया आपको। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख दी अपनी भाषा में कि देखो इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ये जो सुटेबल होता है सभी प्रकार की सॉइल के लिए सुटेबल होता है। दिस टेस्ट कंडक्ट ड्रेन एंड अनड्रेन का बोथ कंडीशन, जैसे आपको पता है कि हमने जो अभी सीयर ऑफ सॉइल जो डायरेक्ट सीयर टेस्ट पढ़ा वो केवल और केवल ड्रेन्ड कंडीशन के लिए होता था, क्योंकि उसमें पानी बाहर निकल जाता था। और ये जो टेस्ट होता है उसमें ड्रेन्ड भी होता है अनड्रेन्ड भी होता है, क्योंकि इसमें पानी को हम लोग रोक सकते हैं। अब अगर पानी को रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हम ये लोग ये पढ़ लेंगे कि ड्रेनेज कंडीशन कैन बी कंट्रोल, तो अगली लाइन आपकी जो होगी यही हो जाएगी, ड्रेनेज कंडीशन कैन बी कंट्रोल। समझ के लिखोगे थ्योरी आराम से, एक
एक से दूसरे से लाइन से कनेक्टेड रहेगा लिखोगे तो आराम से वहाँ याद भी हो जाएगी, आप लिख भी पाओगे। अगर ड्रेनेज कंडीशन को हमने कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं ये हम कह रहे हैं कि सॉइल सैंपल जहाँ भी रखा हो उसके अंदर पानी मौजूद है। अगर पानी मौजूद है तो कहीं ना कहीं जो पोर वाटर प्रेशर बनेगा उसको भी हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो अगली लाइन आपकी यही आएगी कि पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड, पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं और उसमें होने वाले चेंज को भी अगर देख सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ चेंज कैन आल्सो बी मेजर्ड, वॉल्यूम ऑफ चेंज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब इसको आप लिंक करेंगे कि इसमें जो फेलियर होता है इसमें कोई पहले से डिटरमाइन नहीं होता है, जिस प्रकार से आपका डायरेक्ट सेल में होता है। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि फेलियर प्लान इज नॉट प्री डिटरमाइन, इसमें जो फेलियर प्लान होता है पहले से कोई प्री डिटरमाइन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग टेस्ट के दौरान इसमें किसी प्रकार का प्रिंसिपल रोटेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सेल प्रेशर अप्लाइड कॉल्ड कन्फाइनिंग प्रेशर और इंट्राक्सियल टेस्ट एक्सियल स्ट्रेस एंड डिबेटर स्ट्रेस आर डिटरमाइन। इस प्रकार के जो ट्रायंगल टेस्ट होते हैं इसमें एक्सियल स्ट्रेस को और हम लोग डिबेटर स्ट्रेस को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब इतनी मतलब 6 7 8 लाइनें जो है अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो और इन्हीं को एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट लाइन लिख दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा आप जो है एग्जामिनर अब यहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। वो जहाँ आपकी थ्योरी पे केवल आपकी जो थ्योरी आप एक पेज की लिखते हो उस पर थ्योरी पे वो 4 से 5 नंबर देने मजबूर होता। पर अगर आप इतना थोड़ा ये फिगर बना करके इतना थोड़ा 4 से 7 लाइन लिख करके अगर आप इतना आप कर देते हो ना तो वो 15 में 6 7 नंबर कहो 8 9 नंबर तक आपको दे दे। ठीक है भाई, दे देगा, क्योंकि आप प्रीवियस कुछ कापियाँ मैं अपलोड करूँगा, अभी नहीं, अभी तो लोग तैयारी कर रहे हो तो मैं कुछ कापियाँ सोच रहा हूँ 10 15 मेरे पास प्रीवियस कापियाँ हैं। उन कापियों को दिखाऊंगा, फिर एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है कि एग्जामिनर कहाँ नंबर देता है कहाँ नंबर काटता है। ठीक है, तो उससे अंदाजा लग जाएगा। पर आप थ्योरी इस तरह की प्रैक्टिस करो यार भाई। ठीक है, मैंने इस तरह की थी और नंबर भी अच्छे खासे यार 190 नंबर थे मेंस में मेरे। तो आपको समझना होगा कि हाँ थ्योरी पे बेस्ड पेपर था पूरा वो। ठीक, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक, अब हमें एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इरिगेशन ऑफ वाटर एफिशिएंसी से जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भैया ये क्वेश्चन आपका आता है इरिगेशन ऑफ वाटर से। जैसे कि आपको पता है कि अब देखो वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी मान लो आ गया तो अब कुछ लोग क्या करेंगे भैया हमारे कि वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी हो गया तो इसकी ये फॉर्मूला लिख देंगे कि वाटर डिलीवर टू द फील्ड वाटर कमिंग फ्रॉम रिजर्वायर, तो ये फॉर्मूला लिख करके छोड़ देंगे और यहाँ पे ये भी नहीं लिखेंगे कि WF बराबर वाटर डिलीवर टू द फील्ड, बस यही लिख दे करके। और वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आएगा तो ये फॉर्मूला लिख देंगे, मतलब जो 5 से 6 एफिशिएंसी है उनको लिखकर फॉर्मूला लिख देंगे तो उनको 2 से 3 नंबर मिलेगा। पर वहीं पे अगर कोई बंदा ये करता है कि आपका मतलब कोई ऐसा भाई हमारा है जो ये कर देता है कि मान लो उसने लिख दिया WF बराबर वाटर डिलीवर टू द फील्ड वाटर कमिंग फ्रॉम रिजर्वायर, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है यार कि बच्चों के पास 2 घंटे हैं, थ्योरी भी करनी है न्यूमेरिकल भी करना है। अगर वो थ्योरी में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके देगा जो न्यूमेरिकल में है वो क्यों समझ जाता है कि यहाँ पे स्टेप मान लो आपने थोड़ा स्टेप कट भी कर दिया, डायरेक्ट आपने मान लो कोई मोमेंट ऑफ इनिशिएशन निकालना आपने लिख दिया, आपने ये नहीं लिखा कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बस आपने लिख दिया XU बराबर फला, XU लिमिटिंग फला या MOR बराबर इतना, आपको फुल नंबर देगा क्योंकि उसको पता है कि बंदे को टाइम मैनेजमेंट करना है और सबसे ज़रूरी चीज़ है 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट करना है SSC एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपको 300 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 300 नंबर का अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो कम से कम 260 250 नंबर का तो अटेम्प्ट करना ही करना होगा। तो इस बात को जहन में रखते हुए थ्योरी को किस तरीके से लिखना है ये भी आपको कन्फाइन में रखना है। लिखना तो है थ्योरी, पर आपको क्या चीज़ें उसमें लिखनी है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कम समय, क्योंकि आपको जो पता होगा आप पूरा लिखने की कोशिश करोगे, पूरा लिखने के चक्कर में आप एक ही क्वेश्चन में आप पूरा टाइम दे दोगे पर नंबर तो उतना ही मिलेगा, तो आपको हर एक चीज़ को अटेम्प्ट करना है, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपको करना क्या, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, सिंपल वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी टाइम अगर टाइम के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको जो है एक सीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन की टाइमिंग होगी कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगे। मैंने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे की थी, टाइमिंग थी प्लस उसमें लिख रखा था कि हाँ इस क्वेश्चन में कितना हमें वक्त लगना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखोगे यार भाई ना, यहाँ पे आप देखोगे तो अब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मान लो है तो आप लिखना क्या कि WS बाई WF इंटू 100 इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन डेप्थ टू द वाटर डिलीवर टू द फील्ड, वेयर WS बराबर वाटर स्टोर इन द रूट जोन डेप्थ WF वाटर डिलीवर टू द फील्ड। तो आप अगर मान लो ये थ्योरी 3 लाइन ना लिख पाना तो ये फार्मूला लिख देना और इसके बराबर लिख देना कि WS होता क्या, क्योंकि हमें समझ जाए ना कि यार WS है क्या WF है क्या, मान लो उसको पता है
भाई एग्जामिनर को सब पता है, उसके पास स्टैंडर्ड बुक का सॉल्यूशन है या उसने खुद इस सॉल्यूशन बनाए हैं या उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सब पता है, पर हमको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ होती है। मान हम ये जानेंगे उसको नहीं पता है, तो अगर मान लो किसी को आप समझाना चाहते हो तो वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी लिखो, NC बराबर WF/WR, लेकिन उसको बता दो भैया WF यहाँ पे वाटर लेवल पूरा फील्ड है, वाटर कन्वीनियंस वायर है, तो ये सब चीज़ें उसको बतानी होगी तभी वो समझ पाएगा। आप ऐसे लिख देना। फिर आप वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी पे जब जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी ऐसे डाल के NS बराबर WS/WN, यहाँ पे लिख देना कि WS आपका क्या है, वाटर स्टोर इन रूट जोन डेप्थ, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट एट द फील्ड कैपेसिटी। सपोज आपने ये थ्योरी आपने ना लिख पाई तब भी आप इतना, ये देखो थ्योरी में कुछ है नहीं, थ्योरी आप लोग सोचते हैं इंग्लिश में कैसे लिख पाओ, भैया थ्योरी में कुछ है ही नहीं है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर। अब इट इज डिफाइंड सब में आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो ऑफ, वाटर स्टोर इन रूट जोन डेप्थ ड्यूरिंग इरिगेशन और अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट द फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी पर लाने के लिए जितने क्वांटिटी ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है वो रेशियो, और वाटर हमारा जो स्टोर है रूट जोन डेप्थ में वो रेशियो, उनको हम लोग वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कह देंगे। बस काम खत्म, बस यही इतना लिखना है आपको। आगे आपको मान लो आगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, तो क्या लिखोगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फार्मूला लिख दोगे। और मान लो आप ना लिख पाओ ये थ्योरी, तो पर इतना तो जरूर लिख के आना कि वाई बराबर एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन, और डी बराबर आपका वाटर डेप्थ स्टोर इन रूट जोन डेप्थ। इतना तो भाई लिख के आना ही पड़ेगा। अगर आप इतना लिखोगे तभी भाई वो जान पाएगा ना कि वाई है क्या, डी है क्या। भाई मान लो उसको पता है पर आपको बताना होगा ना वाई बराबर क्या है, डी बराबर क्या है, WS क्या, WN क्या है। मान लो आप ये थ्योरी ना भी लिख पाओ एक समय के लिए, पर आप लिखने की कोशिश जरूर करना, इससे क्या होगा, नंबर मिलेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन आपका है वाटर यूज इफिशिएंसी। अब वाटर यूज इफिशिएंसी आपकी भैया क्या होती है, ये आपकी जो होती है W/WF। अब मान लो थ्योरी आप ना भी लिख पाओ पूरा कि डी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वाटर, तो लिख देना वाटर यूज कंजप्टिवली और वाटर गिवन टू द फील्ड, इन दोनों के रेशियो को हम लोग वाटर यूज इफिशिएंसी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये थ्योरी लिखनी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और डिस्कस कर लें जो कि इस टॉपिक से तो नहीं है पर ये रेलवे का है जो कि क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखो प्रैक्टिस की थी, यही सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले इस फिगर को मैंने ड्रा कर दिया था, जो जो चीज़ें पता थी, तो 2 3 4 5 बार 6 7 बार 8 बार मैंने प्रैक्टिस कर ली थी इस क्वेश्चन की। और जो चीज़ें इसमें मतलब सब चीज़ें ना भी याद हो पर एक रफली डायग्राम तो वहाँ बन जाएगा एटलीस्ट। अगर आप प्रैक्टिस ना भी करोगे तो कुछ नहीं बना पाओगे, पर अगर इतना प्रैक्टिस करके जाओगे तो यार इसमें से कुछ कुछ डेटा तो दिमाग में रहेगा। ऐसा तो है नहीं है कुछ नहीं रहेगा। सपोज आप ब्रॉड गेज ही बता दोगे, सपोज उसके बीच के गेज की लंबाई बता दोगे, स्लोप बता दोगे कि ये शोल्डर कितना होता है, ड्रेन कितना होता है। मान लो 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, तो 10 में से आप 5 तो यार कम से कम बना ही दोगे। 5 लाइन तो आप वहाँ 5 टॉपिक तो लिख ही दोगे कि यार हाँ ये चीज़ होती है, ये चीज़ फला होती है, ये डेप्थ ऑफ क्वेश्चन होता है, ये आपका बेलास्ट होता है, ये आपका स्लीपर होता है। ये तो क्यों यार सिविल इंजीनियर हो, इतना तो आपको दिमाग में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी आप तो समझदार हो ही। फिर फिर अब उसके बाद आते थ्योरी की। तो कौन कौन से ऐसे हैं देखो थ्योरी। अब देखो थ्योरी को लिखने की कोशिश करना अपनी भाषा में, थोड़ा अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करोगे। द गेज शुड बी करेक्ट यूनिफॉर्म, मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है आइडियल परमानेंट की, वो आइडियल परमानेंट वे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है द गेज, जो हमारा गेज हो। गेज आपको पता है कि जो आपकी दो रेल्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इनर टू इनर, वो आपकी गेज हो जाती है। तो गेज जो हम बनाते हैं शुड बी करेक्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए। द रेल शुड बी प्रॉपर लेवल, जो हमारी रेल्स हों, आपको पता ही है हमारी जो रेल्स होती हैं प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए, ठीक है। द अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट फ्री फ्रॉम किंग्स, gradient should be uniform and gentle irregular as possible. The track should be the track the track should be resilient and elastic in order to absorb shock and vibration of running train, ये आपकी परमानेंट की होती है। फिर ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी परफेक्ट फॉर इनहेंसिंग सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक, ट्रैक शुड हैव एनफ लेटरल स्ट्रेंथ आफ्टर, ट्रैक स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग लो इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अब इसको अगर आप इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर अगर मान लो 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहा तो वो 5 नंबर से कम तो भाई नहीं देगा। अब भले अगर उसका दिमाग खराब है या आपकी किस्मत खराब है तो अलग बात है, 1 2 नंबर दे के निकल ले, पर आप इतना अगर लिखोगे थोड़ा ये बना दो ये बना दोगे 6 से 7 लाइन। और न्यूमेरिक अगर उसको डायग्राम बनाने लायक है डायग्राम जरूर स्केच कर देना, चाहे हल्का फुल्का स्केच कर देना, क्योंकि एग्जामिनर का उससे क्या होता है आपके ऊपर इंटेंशन बढ़ता है। एक आपको मैं कहानी बताता हूँ, थोड़ा आपको लास्ट में समझने में आएगा। देखो आप लोग कहोगे ये इससे क्या मतलब है, देखो मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम 10th क्लास में दिया था, ठीक है। आप लोग भी दिए होगे। हम 3 दोस्त थे, ठीक है, हम 3 दोस्त थे।
और सेम तीनों लोग एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, और जितनी प्रैक्टिस मैंने की थी सेम मेरे दोस्तों ने साथ में मेरे साथ बैठ करके रात रात हम लोग जा करके, हम लोग जब भी लास्ट में मिलते थे तो प्रैक्टिस करके खूब अच्छे से पढ़ते थे। तो प्रैक्टिस की हम लोग की सबकी बराबर थी। टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स आते थे, प्रैक्टिस सेट में अच्छे खासे मार्क्स आते थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ, मेरी राइटिंग ऑन एन एवरेज सबके बराबर एवरेज थी। पर एग्जामिनर को मुझे पता था कि मुझे ये दिमाग में आ रहा था बार बार, होता है ना जब तुम्हारी किस्मत साथ देती तो मैंने कहा था कि मुझे ये पता था कि मैं ऐसी चीज़ों को लिखूंगा जिससे एग्जामिनर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, वो हमको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। हाई स्कूल में मैं, आप लोग सोचोगे बड़ा ही कर रहा हूँ, बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज़ उसको समझना है। जैसे कि हमारे दोस्त ने जो है कॉपी सेम वैसे लिखी, हमने भी वही किसी हमको मतलब हम लोगों को समझ तैयारी पूरी बढ़िया सबकी थी। पर नंबर जब देने की बात है, एग्जामिनर ने नंबर हमको दिए हर सब्जेक्ट में 90+ नंबर। ठीक है, यहाँ तक कि संस्कृत सब्जेक्ट में 96 नंबर तक दे दिया, इंग्लिश में 97 नंबर तक दे दिया, मैथ में हमको 95 नंबर तक दे दिया। ठीक है, अब हमारे दोस्त उसी में 80 नंबर तक भी आगे नहीं जा पाए, बल्कि उनकी प्रैक्टिस वो भी हमारे साथ प्रैक्टिस किए थे, और वही चीज़ वही लिख के आते थे। तो वो लोग बाद हमसे कहे यार कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि आपको नंबर हर समय इतना नंबर कैसे मिला, आप ऐसे कितने नंबर पा गए। हम के भाई देखो, हर सब कुछ आपकी मेहनत नहीं होती, हर कुछ एग्जामिनर के माइंड पे, एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी कैसे देख के अट्रैक्ट होती है। ठीक है, अगर हमने जीवन परिचय लिखा है तो उसको हमने दिखा दिया कि ये गोला करके भाई ये चीज़ ये आपको देखना है, तो एग्जामिनर देखा ये चीज़ है, हाँ भाई ये तो ऐसा अलग अलग चीज़ रख रखा है, और फिर हमने यहाँ लिख दिया। तो बस लिखने का तरीका होता है जिससे एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो आपको नंबर दे के ज़रूर जाएगा। भाई ये मत समझना कि ये तो यार कंपटीशन की तैयारी, यहाँ पे हम लोग मेंस दे रहे हैं, यहाँ पे हमारी नौकरी के लिए लिख रहे हैं। भाई कुछ भी हो, पर वो नंबर देने में मजबूर हो जाए, ऐसा लिख के आओ एग्जाम में। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझने की कोशिश करना। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं हर एक क्वेश्चन को लिख के बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखना है। बाकी बहुत समय कम है, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। अपने आप से भी मैंने कुछ सैंपल दिखा दिया कि मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी, तो आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।